मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? हम लोग आज क्लास 4 स्टूडेंट्स के एक रिवीजन पार्ट में आ पहुँचे हैं, सम ग्रेट एम्पायर्स ऑफ इंडिया। और इसके रिवीजन पार्ट्स को हम लोग एक बार फिर से स्टैंड करेंगे। सम ग्रेट एम्पायर्स ऑफ इंडिया जो चैप्टर था उसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें बेसिकली हम लोगों ने देखा कि महानतम जो डायनेस्टीज़ थे, महानतम जो वंश थे, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजाओं के द्वारा भारत देश में शासन किया गया, अप्रॉक्स उन्हीं सब राजाओं के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना था। क्योंकि हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा देश था, है भी, और इसमें दो ऐसे वंश जिन्होंने हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश के राजाओं, जो दो वंशों में के थे, एक नॉर्थ पार्ट में थे जिनका नाम था गुप्ता रूलर्स, और दूसरे जो साउथ पार्ट में थे वो थे चोला वंश के चोला रूलर्स। गुप्ता रूलर्स में गुप्ता जो डायनेस्टीज था, डायनेस्टी यानी कि the group, the periods in which there are different group of rulers have ruled in the particular areas, यानी कि वंश, अलग अलग वंश में एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा आते हैं और वो शासन करते हैं। कहता है कि दो वंश जिसमें हम लोगों को पहला वंश जो था वो गुप्ता रूलर्स का था और दूसरा चोला रूलर्स का था। गुप्ता और चोला तो दो एक महानतम और बहुत ही शक्तिशाली वंश, ठीक है, जो प्राचीन काल में कई सालों तक हमारे भारत देश में अपना शासन चलाया और अपने राज्य को, अपने शासन का विस्तारवाद किया, अपने क्षेत्र को लगातार विस्तार करते चले गए। गुप्ता रूलर्स में पढ़ेंगे 1700 साल पहले अगर बात करें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट नामक गुप्ता के पहले राजा थे, जिनको हम लोग चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम से जानते थे। गुप्ता रूलर, गुप्ता डायनेस्टी के पहले राजा जो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जिनके शासनकाल में उनकी जो राज्य करने की जो राज्य थे जहाँ पर वो राज शासन करते थे वह था बिहार, जिसका प्राचीन नाम था मगध, ठीक है। और हमने आपको कुछ कल जो है यानी कुछ दिन पहले आपको मैं एक मैप दिया था, उस मैप में मैंने आपको बताया भी था कि गुप्ता जो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उनका जो शासन था वो ऑलमोस्ट, उनकी जो राजधानी थी, बिहार की राजधानी वो पटना है। और आज प्राचीनतम समय में भी मगध जो था, बिहार को मगध कहते थे, और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो अभी नया नाम पटना हो गया है। लगभग चंद्रगुप्त फर्स्ट मतलब गुप्ता रूलर्स ने मगध में 300 सालों तक शासन किया, यानी 300 सालों तक कोई भी राजा ने, कोई भी दूसरे वंश के राजाओं ने उन पर इन्वेड नहीं किया, शासन नहीं किया, है ना।
चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह लिच्छावी की राजकुमारी जिसका नाम कुमारा देवी था उनसे उनका विवाह हुआ, शादी हुई, ठीक है। एंड द इशूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स बाय द गुप्ता किंग्स टेल अस दैट द एम्पायर प्रॉस्पेयर्ड अंडर देयर रूल। कहता है कि उनके द्वारा जारी किया गया सोने का जो सिक्का था, जो आप फोटो में देख रहे हो, ये सोने का सिक्का है जिसमें किस प्रकार गुप्ता के राजाओं के द्वारा किस प्रकार शासन की एक झलक देखने को मिलती है, वो इस तस्वीर में, इस सिक्के में दिख रही है। यही सिक्का वहाँ पर प्रचलन में आता था चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में। कहता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने शासनकाल में भारत का जो उत्तर भारत जो था, नॉर्थ पार्ट, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, चूँकि उस समय स्टेट तो नहीं था, तो भारत का जो उत्तरी भाग था, यानी कि अगर यहाँ से समझे मैप से, तो भारत का जो उत्तरी भाग था, ये पूरा भाग जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कैप्चर कर लिया था। ये नॉर्थ पार्ट था, क्लियर। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन उनके फिर बेटे आए, उनका नाम क्या था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे थे, उन्होंने फिर शासनकाल अपने पिता का शासनकाल संभाला, पदभार संभाला, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने लगातार अपना क्षेत्र का विस्तारवाद किया। समुद्रगुप्त जो थे पंजाब के नॉर्थ वेस्ट भाग से लेकर के असम तक अपने शासन को खींचते चले गए। उनके दरबार में कई महान कवि थे, पोएट थे, म्यूजिशियंस भी थे, मतलब संगीतकार थे, कवि थे, और उनके शासनकाल में भी सोने के सिक्के प्रचलन में आते थे। वे ज़्यादातर वीणा, चूँकि संगीतज्ञ जो थे वो ज़्यादातर वीणा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है वीणा, उसका प्रयोग करते थे। उसके बाद उनके जो बेटे थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, वो आए। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उनके दरबार में भी कालिदास जैसे महान कवि, जिन्होंने कई संस्कृत में कई ऐसी कविताएं उनके दरबार में बैठ के लिखी, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति आते थे, मंत्री थे, उनके शासन करने का तरीका, उस पर उन्होंने कालिदास ने, महानतम कवि थे कालिदास ने, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कई ऐसे कविताओं को लिखा है। कहता है कि विष्णु भगवान की मूर्ति भी चंद्रगुप्त सेकंड के साम्राज्य में बनाया गया। ये किस प्रकार, एक मंदिर के पिलर का दृश्य है जिसमें विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं और इनके आसपास जो हैं, इनके रक्षक जो हैं वो इन्हीं की रक्षा में लगे हुए हैं। यह मंदिर का एक भाग का दृश्य है जो उत्तर प्रदेश के देवघर मंदिर का दृश्य है। उत्तर प्रदेश में एक देवघर मंदिर है, वहाँ पर विष्णु भगवान की ये आधारशिला स्कल्पचर्स की गई है। तो इस प्रकार अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी महाराष्ट्र में जो अजंता और एलोरा की गुफा है, वहाँ पे भी गुप्ता साम्राज्य के राजाओं का चरित्र चित्रण देखने को मिलता है। इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार का, वह भी कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन धर्म की उसमें पढ़ाई होती है। उसमें चूँकि गुप्ता साम्राज्य हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन वे जैन और बौद्ध धर्म का भी विस्तारवाद कर रहे थे। कहता है कि गुप्ता एम्पायर जो है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में कहाँ कहाँ तक क्षेत्रफल फैलाया। चूँकि पहले तो गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में इतना ही तक सीमित था, लेकिन जैसे ही जो है चंद्रगुप्त सेकंड आए, उन्होंने भारत से अलग
पाकिस्तान, उसके बाद फिर आपको चाइना का कुछ भाग जो नेपाल जिसको कहा जाता है, उन क्षेत्रों में भी इंटर किया। फिर धीरे धीरे इधर बांग्लादेश और सब क्षेत्रों में भी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। और यहाँ पर भी उन्होंने बौद्ध धर्म की और जैन धर्म का विस्तारवाद किया, प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड ने भारत के कई ऐसे क्षेत्रों को अपने अंडर में, अपने अंदर ले लिया। कहता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वह कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो जहाँ पर शासन करते थे। और चंद्रगुप्त सेकंड के साम्राज्य में भी जो है वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, पटना ही थी। आगे चलते हैं। कहा जाता है कि उसके बाद जब ये तो नॉर्थ पार्ट की बात करेगी। साउथ पार्ट में कौन वंश था? साउथ पार्ट में भी उस समय एक वंश आया, चोला वंश के बारे में। जिस प्रकार गुप्ता वंश के कई राजा थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आते गए। उनके पिता के बाद उनका बेटा आया, उनके बेटे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद जो है उनका बेटा आया चंद्रगुप्त सेकंड। उसी तरह चोला वंश में भी किस प्रकार जो है वो थंजावर जो अभी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में चूँकि प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, उस क्षेत्र से चोला वंश का उदय हुआ। वहीं से चोला वंश अपने धीरे धीरे साउथ पार्ट को अपने अंडर में कैप्चर करना शुरू किया। क्लियर? तो इसमें हम लोग अगर हम इसका मैप देखें चोला वंश के बारे में, तो सबसे पहले अगर राजा देखा जाए, महानतम राजा, मतलब राजा तो बहुत थे चोला वंश में, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी राजाएं थे, बड़े राज्यों में भी राजा थे, लेकिन महानतम जो राजा होता है उन्हीं का नाम होता है। तो कुछ महानतम राजाओं में सबसे पहला राजा जो था वो ये स्टैचू जो आप देख रहे हैं वो है, ये स्टैचू तो राजा फर्स्ट का है, सॉरी, राजेंद्र फर्स्ट थे। महानतम राजाओं में से एक, पहले चोल वंश के जो शासन के राजा जो थे वो क्या थे वो द ग्रेटेस्ट चोला किंगडम, राजा फर्स्ट। कौन थे? राजा फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट। हाँ, पहले जो राजा थे वो चोला के महानतम राजाओं का ये स्टैचू है, ये मूर्ति है। पहले जो राजा थे वो थे राजा फर्स्ट, और इनके जो बेटे आए वो था राजेंद्र फर्स्ट। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि चोला वंश में दो ऐसे महानतम राजा जिनके बारे में इस किताब में दिया हुआ है, वह फर्स्ट था राजा फर्स्ट और उनके बेटे जिनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। राजा फर्स्ट जो थे भारत के साउथ पार्ट को अपने अंडर में धीरे धीरे कैप्चर किया। लक्षद्वीप आइलैंड हो, मालदीव आइलैंड हो, या एक सुंदर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर हो, इन सारे मंदिरों का जो निर्माण था वह राजा फर्स्ट ने किया। तो उनके बेटे ने क्या किया? अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चलते हुए राजेंद्र फर्स्ट ने भी बहुत नाम कमाया, उनका भी बहुत नाम हुआ, है ना। उन्होंने न सिर्फ आइलैंड्स में अपनी जगह बनाई बल्कि दूसरे देशों में भी अपना विस्तारवाद किया। जैसे श्रीलंका हो गया, चूँकि भारत का जो है साउथ पार्ट का नेबरिंग कंट्री कौन है? श्रीलंका है ना। उसके बाद फिर साउथ पार्ट में अगर आ जाएं तो सुमात्रा जैसे आइलैंड्स क्षेत्रों में, सुमात्रा, बोर्निया, मलय पेनिनसुला, इन सारे क्षेत्रों में भी वो जा कर के और अपने राज्य का, अपने वंश का विस्तारवाद किया। कौन? राजा फर्स्ट का जो बेटा था, चोल वंश का शासक
क्या नाम था उसका? राजेंद्र फर्स्ट। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है राजेंद्र फर्स्ट ने कलिंगा यानी कि उड़ीसा पे भी अपना शासनकाल जमाया, जो हमारे भारत देश का साउथ पार्ट में है। तो अगले क्लास में बच्चों एक बार फिर से अगर हम लोग रिवीजन करेंगे तो लाइफ अंडर द चोलास को फिर से पढ़ा दूंगा, तब फिर आपका जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नटराज वाला तो बता ही दिया हूँ, तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। और आप लोग नोट्स कॉपी तो बना ही रहे होंगे, तो अच्छा होगा कि नोट्स कॉपी आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से बनाएं। और जो भी कंटेंट रिलेटेड इशू आए, जो भी आपको नोट कॉपी में प्रॉब्लम आए, क्लास 4 के बच्चे, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिनको भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम आए नोट्स कॉपी से रिलेटेड, प्लीज़ हमें कॉल करें और अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति ज़रूर करें। यू हैव टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेकिंग अ नोट कॉपी। ओके, थैंक यू and have a marvelous day. Thank you. Bye bye.